फिल्म की शुरुआत किसी डरावने दृश्य से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात से होती है। हमें बताया जाता है कि सदियों पहले इस धरती पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें फायर पीपल कहा जाता था। ये वो लोग नहीं थे जो आग से खेलते थे, बल्कि ये वो कलाकार थे जिनके संगीत में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो कुदरत के नियमों को चुनौती दे सकती थी। कहा जाता है कि जब ये लोग अपनी पूरी रूह झोंककर संगीत बजाते थे तो वह धुन जीवित इंसानों और मर चुके लोगों के बीच की उस महीन दीवार को गिरा देती थी जिसे हम पर्दा कहते हैं। ये संगीत इतना शक्तिशाली था कि यह किसी को रातों रात शोहरत और दौलत दिला सकता था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत थी। ये जादुई धुन न केवल पवित्र आत्माओं को बल्कि अंधेरे में छिपे उन इविल्स यानी शैतानों को भी अपनी ओर खींच लेती थी जो इंसानी खून और रूह के प्यासे थे। फिल्म का यह इंट्रो हमें पहले ही चेतावनी दे देता है कि यहाँ संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक खतरनाक आमंत्रण है। जैसे ही ये बातें खत्म होती हैं, कैमरा हमें ले जाता है एक पुराने जर्जर चर्च की ओर। तारीख है 16 अक्टूबर 1932। रात का सन्नाटा चीरते हुए एक युवक जिसका नाम सैमी है चर्च के दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए आता है। सैमी की हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वह खून से लथपथ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके हाथों में एक टूटा हुआ गिटार है जिसे वह किसी अनमोल खजाने की तरह सीने से चिपकाए हुए है। चर्च के लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। वहाँ के पादरी जो संयोग से सैमी के पिता भी हैं, उसे सहारा देते हैं। वे उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में सांत्वना से ज्यादा नसीहत है। वे सैमी को टोकते हैं कि यह सब उसी शैतानी संगीत का नतीजा है जिससे वे उसे हमेशा दूर रहने को कहते थे। वे उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे शांति और मोक्ष चाहिए तो उसे इस गिटार और इस संगीत को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। जब चर्च की वेदी के पास बैठता है तो उसकी बंद आंखों के सामने कुछ डरावने नाइटमेयर्स आने लगते हैं। ये सपने नहीं बल्कि बीती रात की वो करीसी यादें हैं जो उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रही हैं। और कहानी हमें एक दिन पीछे यानी 15 अक्टूबर 1932 की सुबह में ले जाती है। उस दिन सब कुछ कितना शांत और सामान्य लग रहा था। सैमी अपना दिन भर का काम खत्म करके अपने गिटार के साथ चर्च के पास खड़ा था। हमें पता चलता है कि सैमी कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि ब्लूज संगीत का एक असाधारण टैलेंट है। ब्लूज जो सिर्फ एक म्यूजिक जॉनरा नहीं है बल्कि 19वीं सदी के उन अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के संघर्ष, उनके दर्द और उनकी सिसकियों से निकला हुआ एक मेलोडी है। इसमें गिटार की वो धीमी और गहरी तान होती है जो सुनने वाले के सीधे दिल में उतर जाती है। सैमी के पिता संगीत को पाप समझते थे, लेकिन सैमी के लिए यह उसकी सांसों जैसा था। कहानी अब दो और महत्वपूर्ण किरदारों से मिलवाती है, जुड़वा भाई स्मोक और स्टक। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के योद्धा हैं जो युद्ध के मैदान से तो जिंदा लौट आए, लेकिन अपनी आंखों में युद्ध की वो विभीषिका लेकर आए हैं जिसने उन्हें पत्थर जैसा सख्त बना दिया है। गांव लौटने से पहले ये शिकागो में थे जहां इन्होंने खतरनाक गैंग्स के साथ मिलकर अवैध तरीकों से काफी पैसा कमाया था। अब उनके पास पैसा है और एक सपना भी। वे मिसिसिपी के अपने गांव में एक जग जॉइंट खोलना चाहते हैं। 1930 के उस दौर में जहां अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता था, जग जॉइंट उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वे अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को जी सकते थे, जहां संगीत हो, डांस हो और अपनों का साथ हो। स्मोक और स्टक इस क्लब के लिए जगह खरीदने हॉगवुड नाम के एक सफेद आदमी के पास जाते हैं। हॉगवुड एक कट्टर नस्ल भेदी इंसान है। वह उन दोनों भाइयों को जमीन तो बेच देता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसके व्यवहार में नफरत साफ झलकती है। वह उनके सामने थूकता है और बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि भले ही उनके पास पैसा आ गया हो, लेकिन उसकी नजर में उनकी हैसियत कभी नहीं बदलेगी। यह सीन हमें उस दौर के उस भयानक सोशल प्रेशर और भेदभाव की याद दिलाता है जिसके बीच ये भाई अपना वजूद खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। जमीन मिलने के बाद स्मोक और स्टक अपनी टीम तैयार करने निकलते हैं। वे सबसे पहले अपने कजिन सैमी को हायर करते हैं ताकि वह उनके क्लब की जान बन सके। इसके बाद वे डेल्टा स्लिम नाम के एक माहिर पियानो और हारमोनिका प्लेयर को जोड़ते हैं। धीरे धीरे टीम बड्डी होने लगती है जिसमें सुरक्षा के लिए उनका पुराना दोस्त कॉनरेड और कैटरिंग के लिए ग्रेस और बो शामिल होते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्मोक की पत्नी एनी कुछ ऐसा देख रही है जिसे बाकी लोग अनदेखा कर रहे हैं। उसे एहसास है कि इस नई शुरुआत के साथ कुछ बहुत ही पुराना और डार्क उनके पीछे आ रहा है। जग जॉइंट की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। स्मोक अपनी पत्नी एनी से मिलता है। इन दोनों के बीच एक गहरी खाई है जो समय के साथ और चौड़ी होती जा रही है। उनकी बातचीत का मुख्य कारण वो रहस्यमयी ऑकल्ट रिचुअल्स हैं जिन्हें एनी सालों से मानती और प्रैक्टिस करती आ रही है। एनी का मानना है कि ये पुराने जादू टोने और अनुष्ठान ही हैं जो स्मोक और स्टक को अब तक सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन स्मोक जो युद्ध की विभीषिका देखकर लौटा है, इन सब बातों को बकवास मानता है। वह कहता है कि उसने आधी दुनिया घूम ली, जंग के मैदानों में हजारों को मरते देखा, लेकिन उसे कभी कोई भूत या रूह नजर नहीं आई। बहस तब दर्दनाक हो जाती है जब स्मोक अपनी छोटी बेटी का जिक्र करता है जो पैदा होने के कुछ ही समय बाद मर गई थी। वह एनी पर चिल्लाता है,
अगर तुम्हारे ये रिचुअल्स इतने ही ताकतवर थे तो उन्होंने हमारी बेटी को क्यों नहीं बचाया? ये सीन हमें दिखाता है कि स्मोक अंदर से कितना टूटा हुआ है। हालांकि वह ऊपर से सख्त है, लेकिन वह आज भी एनी का दिया हुआ एक ताबीज अपनी जेब में रखता है। नफरत और प्यार की इसी खींचतान के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उनके ऊपर मंडराता खतरा अब और करीब आ चुका था। स्टक अपनी पुरानी दुनिया को समेटने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी से मिलता है। मैरी उससे बहुत नाराज है। उसने सालों तक स्टक का इंतजार किया, लेकिन स्टक ने जाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कोई खबर दी। मैरी के चेहरे पर थकान और दुख साफ है। यहाँ हमें एक और इमोशनल सच्चाई पता चलती है। मैरी की मां का निधन ठीक एक दिन पहले ही हुआ था। ये वही महिला थीं जिन्होंने बचपन में स्मोक और स्टक की देखरेख की थी। यहाँ फिल्म बहुत बारीकी से नस्लवाद के एक अलग पहलू को छूती है। मैरी का रंग अपनी कम्युनिटी के अन्य लोगों से थोड़ा हल्का लाइट स्किन है। 1930 के उस दौर में यह लाइट स्किन होना भी एक अलग तरह के सामाजिक भेदभाव और स्ट्रगल को दर्शाता था। स्टक उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी के दिल के घाव बहुत गहरे हैं। तब कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। टाउन की दूसरी तरफ एक व्हाइट कपल बर्ट और जॉन अपने घर में आराम कर रहे हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक अजनबी आता है जिसका नाम है रेमिक। रेमिक बुरी तरह घायल है और शरण मांग रहा है। कुछ ही देर बाद कुछ अजीबोगरीब लोग वहां पहुंचते हैं जो खुद को वैम्पायर हंटर्स कह रहे हैं। बर्ट और जॉन डर के मारे झूठ बोल देते हैं कि उनके घर में कोई नहीं आया है। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा गहराता है, हंटर्स वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन असल खतरा तो उनके घर के अंदर ही बैठा था। रेमिक, जो असल में एक आयरिश इमिग्रेंट वैम्पायर है, अपनी असली फितरत दिखाता है। वह बर्ट पर हमला करता है और उसका खून पीकर उसे भी अपनी ही तरह एक खून का प्यासा दरिंदा बना देता है। जॉन की चीख सन्नाटे को चीर देती है और हमें संकेत मिलता है कि अब वह घर इंसानों का नहीं बल्कि वैम्पायर्स का ठिकाना बन चुका है। सीन बदलता है और हम जग जॉइंट की चकाचौंध में पहुंच जाते हैं। ये ओपनिंग नाइट है। स्मोक और स्टक की मेहनत रंग लाई है। क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लोग नाच रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। स्मोक यहाँ अपनी बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी दिखाता है। वह एंट्री फीस को लेकर बहुत सख्त है, जबकि स्टक थोड़ा नरम दिल है और चाहता है कि हर कोई इस रात का आनंद ले सके। सैमी और डेल्टा स्लिम स्टेज पर हैं। एनी, मैरी और पर्लीन, एक अन्य सिंगर भी वहां मौजूद हैं। माहौल में एक अजीब सी बिजली है, लेकिन जैसे ही सैमी अपना ब्लूज म्यूजिक बजाना शुरू करता है, माहौल बदलने लगता है। उसका संगीत इतना गहरा और रूहानी है कि वहां मौजूद लोगों को धुंधली आकृतियां और स्पिरिट्स, आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म की शुरुआत में बताया गया था। सच्चा संगीत लिविंग और डेड के बीच की दीवार गिरा देता है। लेकिन इस संगीत ने सिर्फ रूहों को ही नहीं, बल्कि रेमिक, बर्ट और जॉन को भी अपनी तरफ खींच लिया है। वैम्पायर्स अब क्लब के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उस संगीत की कशिश और इंसानी खून की महक उन्हें पागल कर रही है। वह अपनी सफेद चमड़ी, संदेहास्पद व्यवहार के कारण तुरंत सबकी नजरों में आ जाता है। रेमिक अंदर आने की इजाजत मांगता है। वह कहता है कि वह सिर्फ संगीत का आनंद लेना चाहता है और वहां पैसा खर्च करना चाहता है, लेकिन स्मोक और स्टक उसे अंदर आने से साफ मना कर देते हैं। उन्हें एहसास है कि यह आदमी सामान्य नहीं है और उनका यह क्लब मुख्य रूप से उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए था। अपमानित होकर रेमिक वहां से चला तो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह दूर खड़ा होकर बर्ट और जॉन के साथ मिलकर अजीबोगरीब धुनें गुनगुनाने लगता है, जैसे वह किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। जश्न के बीच तनाव की लहरें भी उठ रही हैं। सैमी और पर्लीन के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ स्मोक और सैमी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो जाती है। इसी बीच स्टक और मैरी के बीच पुराना दुख फिर से उभर आता है। मैरी को महसूस होता है कि शायद स्टक अब बदल चुका है और वह उदास होकर क्लब के बाहर ताजी हवा लेने निकलती है। बाहर अंधेरे में उसे रेमिक, बर्ड और जॉन मिलते हैं। वे उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाते हैं और दावा करते हैं कि वे सिर्फ क्लब में प्रवेश पाने के लिए ये सिक्के देना चाहते हैं। मैरी को पहले तो दया आती है, लेकिन अचानक उसकी नजर रेमिक के चेहरे पर पड़ती है। रेमिक की लार टपक रही थी और उसकी आंखें भूखे शिकारी जैसी चमक रही थीं। वह मैरी का खून पीना चाहता था। मैरी को खतरा महसूस होता है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेमिक की फुर्ती इंसानी समझ से परे थी। वह पलक झपकते ही मैरी को दबोच लेता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। मैरी बदल चुकी थी। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। वह चालाकी से क्लब के अंदर दोबारा दाखिल होती है और स्टक को ढूंढती है। स्टक, जो अब भी उसे प्यार करता था, उसके करीब आता है। मैरी उसे सिड्यूस करती है और जैसे ही दोनों करीब आते हैं, मैरी उसके गले पर अपने नुकीले दांत गरा देती है। स्टक के शरीर से जीवन की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली जाती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। स्मोक जब यह दृश्य देखता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह अपने भाई को खून से लथपथ देख पागल हो जाता है और मैरी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गोलियां लगने के बावजूद मैरी को कोई दर्द नहीं होता। वह सिर्फ एक डरावनी हंसी के साथ वहां से गायब हो जाती है। स्टक की लाश को देखकर पूरा क्लब सन्नाटे में डूब जाता है। स्मोक तुरंत
तुरंत आदेश देता है कि क्लब को खाली किया जाए और सबको बाहर निकाला जाए। लेकिन एनी, जो इन सब चीजों को बेहतर समझती थी, उसे रोकती है। वह स्मोक को बताती है कि यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह वैम्पायरिज्म है। स्मोक शुरू में तो इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन तभी एक और घटना घटती है। उनका वफादार डोरमैन कॉर्नब्रेड, जो कुछ देर पहले गायब हुआ था, दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर आने की परमिशन मांगता है। एनी तुरंत स्मोक को सचेत करती है, इसे अंदर मत आने देना, वैम्पायर्स बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकते। और क्योंकि कॉर्नब्रेड इजाजत मांग रहा है, इसका मतलब है कि वह अब हमारे जैसा नहीं रहा। स्मोक जब उसे करीब से देखता है तो कॉर्नब्रेड उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अब यह साफ हो चुका था, बाहर खड़ा हर शख्स अब एक शिकारी बन चुका था और जग जॉइंट अब एक सुरक्षित किला नहीं बल्कि एक जाल बन गया था। क्लब के अंदर अब अफरा तफरी का माहौल है। स्मोक अपने भाई स्टक की मौत से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसने अभी हिम्मत हारी तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। एनी तुरंत कमान संभालती है। वह सबको बताती है कि वैम्पायर्स को सिर्फ चांदी, सिल्वर या लकड़ी के नुकीले टुकड़ों, वुडन स्टेक्स से ही मारा जा सकता है और लहसुन, गार्लिक उन्हें दूर रखने का सबसे कारगर तरीका है। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे पहचाना जाए कि अंदर मौजूद लोगों में से कौन इंसान बचा है और कौन चुपके से वैम्पायर बन चुका है। एनी एक पिकल टेस्ट का सुझाव देती है। वह सबको गार्लिक वाला पिकल्ड गार्लिक खाने को कहती है। मान्यता थी कि वैम्पायर इसे सहन नहीं कर पाएंगे। एक एक करके सब इसे खाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि अंदर बचे हुए लोग स्मोक, एनी, सैमी, डेल्टा स्लिम, पर्लिन और ग्रेस फिलहाल इंसान ही है। एनी स्मोक को सुरक्षा के लिए अपना वो जादुई ताबीज टैलिस्मैन भी देती है। तभी एक ऐसी घटना घटती है जो सबकी रूह कंपा देती है। फर्श पर पड़ी डीडीची स्टक की लाश अचानक हिलने लगती है। स्टक, जो कुछ देर पहले मर चुका था, अब एक वैम्पायर के रूप में वापस उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब अपने भाई के लिए प्यार नहीं बल्कि खून की प्यास थी। वह जैसे ही किसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एनी फुर्ती दिखाते हुए उस पर पिकल्ड गार्लिक जूस फेंक देती है। वह जूस तेजाब की तरह काम करता है और स्टक चीखते हुए और जलते हुए वहां से भाग निकलता है। स्मोक के लिए अपने ही भाई को इस हाल में देखना किसी नर्क से कम नहीं था। बाहर का नजारा अब किसी खौफनाक सपने जैसा है। जो लोग कुछ देर पहले तक मेहमान थे और नाच गा रहे थे, वे अब वैम्पायर बनकर रेमिक के साथ मिलकर शोर मचा रहे हैं। रेमिक फिर से दरवाजे के पास आता है और स्मोक से बात करने की कोशिश करता है। वह उन्हें डराने के बजाय बहकाने का रास्ता चुनता है। रेमिक उन्हें एक अजीब सा प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि वैम्पायर बनना उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वैम्पायर्स की दुनिया में कोई नस्लवाद, रेसिज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और वहां उन्हें हमेशा के लिए आजादी और अमरता मिलेगी। वह एक कड़वी सच्चाई भी बताता है कि बर्ट और जॉन असल में हॉगवुड के उस लोकल क्लैन के सदस्य थे जो अगली सुबह आकर स्मोक और स्टक को मारकर उनका सारा पैसा लूटने वाले थे। रेमिक का कहना था कि यह समाज उन्हें कभी सम्मान नहीं देगा, चाहे वे कितना भी पैसा कमा लें, इसलिए वैम्पायर बन जाना ही उनके लिए बेहतर है। रेमिक का असली निशाना स्मोक नहीं बल्कि सैमी है। उसे सैमी के संगीत की उस ताकत का एहसास हो चुका है जो आत्माओं को हिला सकती है। वह चाहता है कि सैमी वैम्पायर बन जाए ताकि उसका संगीत सदियों तक गूंजता रहे। अंदर मौजूद ह्यूमंस के लिए यह ऑफर बहुत लुभावना था, लेकिन स्मोक और सैमी इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। वे गुलामी की अमरता के बजाय सम्मान की मौत को चुनते हैं। लेकिन तभी ग्रेस को पता चलता है कि उसका पति बो बाहर वैम्पायर्स का शिकार हो चुका है। रेमिक उसे और ज्यादा भड़काने के लिए कहता है कि वह अब ग्रेस की उस बेटी पर हमला करेगा जो घर पर अकेली है। यह सुनते ही ग्रेस का धैर्य जवाब दे देता है। रेमिक ने ग्रेस की सबसे कमजोर नस यानी उसकी बेटी को अपना निशाना बनाया था। जैसे ही रेमिक ने धमकी दी कि वह अब ग्रेस के घर जाकर उसकी मासूम बेटी का शिकार करेगा, ग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वह चीखते हुए वैम्पायर्स को ललकारती है और गुस्से में आकर जग जॉइंट के उस दरवाजे को खोल देती है जो अब तक उनकी एकमात्र ढाल था। नियम के मुताबिक वैम्पायर्स को किसी के घर या इमारत में दाखिल होने के लिए एक आमंत्रण की जरूरत होती है और ग्रेस की यह चुनौती उन दरिंदों के लिए खुला निमंत्रण बन जाती है। दरवाजा खुलते ही रेमिक की वैम्पायर फौज किसी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह अंदर टूट पड़ती है। स्लिम क्लब के अंदर अब चीख पुकार और खून की नदियां बहने लगती हैं। स्मोक, सैमी और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वैम्पायर्स की ताकत और फुर्ती के आगे वे कमजोर पड़ रहे थे। इस भयंकर युद्ध में सबसे पहले ग्रेस मारी जाती है, जिसे उसके अपने पति बो, जो अब वैम्पायर था, के हाथों मौत मिलती है। तभी सैमी, स्मोक और पर्लिन को बचाने के लिए डेल्टा स्लिम आगे आता है। वह अपनी जान की परवाह के बिना वैम्पायर से भिड़ जाता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। डेल्टा स्लिम खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन उसकी यह शहादत सैमी और स्मोक को कुछ पल की मोहलत दे देती है।
सबसे दर्दनाक लम्हा तब आता है जब स्मोक की पत्नी एनी पर स्टक, जो अब वैम्पायर था, हमला कर देता है। एनी को स्टक काट लेता है, जिससे वह भी वैम्पायर में तब्दील होने लगती है। स्मोक के पास कोई चारा नहीं बचता। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को एक राक्षस बनते देख वह टूट जाता है, लेकिन उसे खुद को और सैमी को बचाना था। भारी मन से स्मोक को खुद अपने हाथों से एनी के दिल में एक लकड़ी का टुकड़ा उतारना पड़ता है। एनी की मौत स्मोक को एक ऐसे गहरे सदमे और गुस्से में डुबो देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एनी को मारते हुए देखकर मैरी, जो खुद वैम्पायर बन चुकी थी, पूरी तरह से सहम जाती है। एनी ही वह औरत थी जिसने उसे और भाइयों को बचपन में पाला था। वह इस हिंसा को और नहीं देख पाती और शौक में वहां से भाग निकलती है। इधर सैमी और परलीन भी पिछले रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमिक और स्टक उनका रास्ता घेर लेते हैं। स्मोक भी वहां पहुंच जाता है और अब मैदान सज चुका था एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई के लिए। स्मोक का मुकाबला उसके अपने भाई स्टक से था, जबकि सैमी और परलीन के सामने सबसे बड़ा शैतान रेमिक खड़ा था। लड़ाई के दौरान एक वैम्पायर परलीन को भी काट लेता है। मरते मरते परलीन सैमी से विनती करती है कि वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए। सैमी हार मानने ही वाला था कि तभी उसे अपने पिता की बातें और उस संगीत की ताकत याद आती है। वह अपना गिटार उठाता है जिसमें एक सिल्वर प्लेट लगी हुई थी। सैमी गेट के बाहर कूद जाता है और उसके बाद चारों तरफ से वैम्पायर से घिर चुका था। जैसे ही रेमिक उसकी ओर अंतिम प्रहार के लिए बढ़ा, सैमी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपना वो कीमती गिटार उठाकर पूरी ताकत से रेमिक के सिर पर दे मारा। संयोग से उस गिटार के अंदर एक सिल्वर प्लेट लगी हुई थी। जैसे ही चांदी रेमिक के शरीर से टकराई, उसे एक असहनीय और भयानक दर्द हुआ। चांदी वैम्पायर्स के लिए जहर के समान थी। रेमिक का दर्द इतना गहरा था कि वहां मौजूद बाकी कन्वर्टेड वैम्पायर्स भी उसी दर्द से तड़पने लगे। इससे पहले कि रेमिक खुद को संभाल पाता या पलटवार करता, स्मोक वहां एक फरिश्ते की तरह पहुंच गया। स्मोक ने अपनी पूरी नफरत और दर्द को एक लकड़ी के नुकीले टुकड़े में समेटा और उसे सीधे रेमिक के सीने के पार कर दिया। रेमिक की एक आखिरी चीख के साथ उसका अंत हो गया। रेमिक के मरते ही आसमान का रंग बदलने लगा। क्षितिज से सूरज की पहली किरणें फूटने लगीं। ये किरणें उन वैम्पायर्स के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थीं। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, वे सभी एक एक करके आग की लपटों में घिर गए और धूल बनकर हवा में उड़ गए। स्मोक ने इस लड़ाई में अपने भाई स्टक का सामना किया था। हालांकि कहानी के इस हिस्से में हमें उनके बीच की लड़ाई का अंतिम नतीजा साफ नहीं दिखाया गया, लेकिन स्मोक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। स्मोक जानता था कि अब समय कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसा कि रेमिक ने पहले ही चेतावनी दी थी, हॉगवुड और उसके नस्ल भेदी क्लैन के लोग जग जॉइंट पर हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। उनका मकसद स्मोक और स्टक को मारकर उनका सारा पैसा लूटना था। स्मोक, जो पहले से ही वैम्पायर से लड़कर बुरी तरह घायल हो चुका था, सैमी को वहां से तुरंत भागने के लिए कहता है। सैमी के जाने के बाद स्मोक अकेले ही हॉगवुड की पूरी फौज से भिड़ जाता है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और हॉगवुड समेत उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस लड़ाई की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अपनी अंतिम सांसों में उसे अपनी पत्नी एनी और अपनी छोटी बेटी का एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण विजन दिखाई देता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहानी फिर से उसी सीन पर लौटती है जहां से फिल्म शुरू हुई थी। थका हुआ, टूटा हुआ और गम में डूबा हुआ सैमी अपने पिता के चर्च में वापस आता है। उसके पिता, जो वहां के पादरी हैं, उसे फिर से वही सलाह देते हैं, बेटा संगीत छोड़ डाच दो और प्रभु की शरण में आ जाओ, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सैमी अपने पिता की ओर देखता है। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वह शांति से अपने पिता का प्रस्ताव ठुकरा देता है, अपना वो टूटा हुआ गिटार उठाता है और चर्च की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी एक नई और अनजान मंजिल की ओर चल देता है। फिल्म अब हमें सीधे 1992 के शिकागो शहर में ले जाती है। वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ब्लूज म्यूजिक का वो दर्द आज भी वही है। हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो स्टेज पर अपनी जादुई धुनें बजा रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि सैमी है। 60 सालों के लंबे सफर के बाद सैमी अब दुनिया का एक मशहूर और सम्मानित ब्लूज म्यूजिशियन बन चुका है। परफॉर्मेंस के बाद सैमी अपने अकेलेपन में बैठा होता है। तभी उसके पास दो ऐसे चेहरे आते हैं जिन्हें देखकर समय जैसे ठहर जाता है। वे चेहरे हैं स्टक और मैरी। हैरानी की बात यह थी कि जहां सैमी अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, वहीं स्टक और मैरी आज भी ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसे वे 1932 की उस रात में दिखते थे। जवान, खूबसूरत और खतरनाक। वे 60 सालों बाद भी एक पल के लिए भी बुरे नहीं हुए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। स्टक बताता है कि उस रात जग जॉइंट के मलबे और खून के बीच स्मोक ने स्टक को मार डालने के बजाय उसकी जान बख्श दी थी। स्मोक ने अपने भाई से बस एक ही वादा लिया था कि स्टक हमेशा सैमी की रक्षा करेगा और उसे एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने देगा। स्टक ने अपने भाई को दिया वो आखिरी वादा निभाया था। उसने 60 सालों तक अंधेरे में रहकर सैमी की निगरानी की और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। स्टक और मैरी सैमी को एक आखिरी ऑफर देते हैं। वे उसे इमॉर्टलिटी, अमरता यानी वैम्पायर बनने का प्रस्ताव देते हैं। उनका कहना है कि सैमी अब बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी मौत करीब है, लेकिन अगर वह वैम्पायर बन जाता है तो वह और उसका संगीत हमेशा
हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। सैमी उनकी ओर देखता है और बहुत ही विनम्रता के साथ उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि इंसानी जीवन की खूबसूरती उसकी सीमित अवधि में ही है। जाने से पहले स्टक सैमी से एक आखिरी बार गिटार बजाने की गुजारिश करता है। जैसे ही सैमी गिटार बजाना शुरू करता है, स्टक और मैरी वहां से ओझल होने लगते हैं। जाते जाते सैमी उन्हें बताता है कि उस खौफनाक रात के नाइटमेयर्स आज भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे उस रात से पहले वाला वो एक दिन भी याद है जो उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। स्टक भी इस बात से सहमत होता है। वह कहता है कि वही आखिरी दिन था जब उसने अपने भाई स्मोक को जिंदा देखा था, वही आखिरी दिन था जब उसने सूरज की रोशनी महसूस की थी, और वही आखिरी दिन था जब वह सही मायने में आजाद था। फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो हमें वापस 1932 में ले जाता है। हम यंग सैमी को धूप में बैठकर बड़े मजे से गिटार बजाते हुए देखते हैं। यह उस भयानक रात से ठीक एक दिन पहले का नजारा है। चारों तरफ शांति है, जग जॉइंट की तैयारी चल रही है और किसी को अंदाजा नहीं है कि अगली रात उनकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान होने वाली है। इसी मासूमियत और सुकून भरे दृश्य के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली पापी सिनर्स कौन थे। वो वैम्पायर्स जो अपनी भूख के गुलाम थे, या वो समाज जिसने जीते जी इंसानों को नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था।